हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और क्लास 10th के ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 में आपको पढ़ा रहा था उसका ये चौथा क्लास है। इसके पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो 2023 और 24 में जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अपनी परीक्षा 2024 में देने वाले हैं। उनका बुक ये वाला होगा। अगर आपके बोर्ड में ये बुक चलता है तो ये पूरा वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये चौथा वीडियो है तो अगर चौथा क्लास है तो वीडियो नंबर पार्ट 4 होगा। अभी तक हम लोग आपको क्या सिखा चुके हैं। सबसे पहले तो आपको मैंने सिखाया है संसाधन की परिभाषा, संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का प्रकार और संसाधन का विकास। ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है संसाधन का नियोजन। नियोजन का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग यह चीज़ समझेंगे, यानी पूरे तरीके से समझेंगे नियोजन क्या होता है, नियोजन किसे कहते हैं। और फिर एक बहुत ही सरल तरीके से हम लोग सीखेंगे कि भारत में संसाधन का नियोजन किस प्रकार से किया जा रहा है। एक एक टॉपिक करके समझेंगे तो चैप्टर पूरा आप समझ जाइएगा बड़े ही आसानी से। तो यहाँ देख सकते हैं कि संसाधन नियोजन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको यह सवाल सीखना पड़ेगा कि संसाधन नियोजन क्या है। फिर हम सीखेंगे भारत में संसाधन नियोजन। और भारत में संसाधन नियोजन के लिए दो चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा कि भारत में संसाधन नियोजन के सोपान को समझेंगे। और ये सोपान कितने हैं, 3 है। तो मैं आपको 3 सोपान के बारे में बताने वाला हूँ। सोपान क्या होता है और ये 3 चरण में होता है, ये 3 चरण क्या है ये भी हम लोग को सीखना है। और अंत में एक और टॉपिक इसमें ऐड किए हैं और वह है संसाधन का संरक्षण। संसाधन संरक्षण भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो संसाधन संरक्षण भी मैं आपको बता दूंगा। और संसाधन संरक्षण और ये मृदा संरक्षण, ये दोनों कैसे अंतर है। इस पूरे टॉपिक में 3 तरह का संरक्षण दिया गया है। पहले तो संसाधन संरक्षण दिया गया है और फिर दूसरा दिया गया है भूमि संरक्षण, भूमि संरक्षण। और फिर हमें सीखना है मृदा संरक्षण। तो ये तीनों ही संरक्षण अलग अलग चीज़ें हैं और ये तीनों ही आपको सीखना है। हालांकि तीनों का संबंध है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी तीनों आएगा तो मैं आपको तीनों सिखाते चलूँगा। चलिए, तो याद रखिएगा कितना संरक्षण पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में 3 संरक्षण हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो आप इस फोटो को देखिए और कुछ कुछ चीज़ों को समझिए। समझने वाली बात यह है कि अगर आप कहीं भी किसी स्थान को देखें तो आपको पता चलेगा कि सब जगह हर चीज़ अवेलेबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर फैक्ट्री है तो यहाँ पर फैक्ट्री बिल्कुल भी नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलर नहीं है, ये पवन ऊर्जा है, ठीक है। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है। तो हर चीज़ हर जगह पर अवेलेबल नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ये लोग कृषि कर रहे हैं तो यहाँ पर ये लोग कृषि नहीं कर पा रहे हैं। कहीं जंगल है तो कहीं जंगल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या दर्शाता है, दर्शाता है कि सब चीज़ हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। और जो है बंटवारा या जो वस्तुएं हैं, जो संसाधन है, वो सब जगह अलग अलग वितरण है। आइए एक और मैप की मदद से समझते हैं कि जो खनिज है, यहाँ पर मिनरल्स का लिखा है। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज। तो खनिज कहाँ पर है, पहले इस चीज़ को समझिए। तो अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है, अफ्रीका का है उत्तरी भाग। यहाँ पर बड़ा सा बॉक्स का मतलब यहाँ पर खनिज ज़्यादा है। उसी प्रकार से अफ्रीका के दक्षिणी भाग में यहाँ पर छोटा सा बॉक्स अगर देखें तो यहाँ पर खनिज क्या है, कम है। उसी प्रकार से इस और जो पूर्व दिशा है यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मध्यम जो है डिजाइन का बक्सा दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर संसाधन थोड़े मध्यम कैटेगरी का है। उसी प्रकार से अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर संसाधन आपको अधिक दिखेगा, यानी कि जितना बड़ा बक्सा दिख रहा है संसाधन उतना ज़्यादा है, उतने ज़्यादा खनिज यहाँ पर मौजूद है। ये चाइना है और ये चीन देश है। आप देख सकते हैं चीन देश में कितने सारे खनिज है, कितने तरह के और कितने अधिक मात्रा में खनिज उपलब्ध है। वहीं आप अपने प्यारे भारत में देखेंगे तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा खनिज है हमारे पास, बहुत ही कम मात्रा में है एज कम्पेयर टू किसी दुनिया से कंपेयर करें या अपना पड़ोसी देश चीन से ही तुलना करें तो हमारे पास खनिज जो है कम मात्रा में है। और ये चीज़ आपको पता चल जाएगा जब आप चैप्टर 4 पढ़िएगा। चैप्टर 4 बोलते हैं, हाँ चैप्टर 4 नहीं है, चैप्टर 8 पढ़िएगा, चैप्टर 7 पढ़िएगा,
चैप्टर 6 पढ़िएगा, तो वहाँ आपको तुलना पता चल जाएगा कि हम कैसे पीछे हैं चाइना से, किन खनिज संसाधनों में हम आगे हैं और कैसे पीछे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पर चाइना हमसे आगे है, तो इसीलिए तो वो आज विकसित देश कैटेगरी में आ रहा है और हम जो है विकासशील देश के कैटेगरी में आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं उसी प्रकार से आप अमेरिका का, ये कनाडा का भाग देखें तो यहाँ पर भी आपको संसाधन खनिज दिख रहा होगा, वहीं अमेरिका का भाग देखें यहाँ पर भी खनिज दिख रहा होगा। वही अगर आप ऑस्ट्रेलिया का नक्शा देखें तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि बॉक्स ज़्यादा ही बड़े-बड़े हैं, यानी इनके पास खनिज अधिक है हमारी तुलना में। अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि कहीं पर खनिज अधिक है, कहीं पर खनिज ज़्यादा है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखें ये जो है ब्राज़ील देश है, ये चिली देश है, पेरू देश है, ये चिली देश है, तो इन देशों में भी खनिज आपको अधिक दिख रहा होगा। अब जरा दूसरा संसाधन देखते हैं। अभी तक मैं आपको खनिज दिखा रहा था, अब आप देख सकते हैं गैस। थोड़ा सा ये इमेज आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन आप उसे इग्नोर कीजिए। आप ध्यान दीजिए सिर्फ बड़े-बड़े गोलों पर। तो बड़े-बड़े गोलों पर देखें तो आपको दिख रहा होगा कि हरे रंग का एक गोला दिख रहा है और एक ब्लू रंग का गोला दिख रहा है। ये बता रहा है कि इनके पास गैस संसाधन अधिक है। उसी प्रकार से अगर आप रूस देश को देखें तो इनके पास गैस संसाधन अधिक है। वहीं चाइना के पास देखें तो इनके पास भी मध्यम कैटेगरी का गैस है। वहीं अपना प्यारा भारत देखें तो आपको छोटे-छोटे गोले नज़र आएँगे एज़ कम्पेयर टू पूरी दुनिया में। वहीं अफ्रीका के करीबी क्षेत्रों को देखें तो यहाँ पर आपको बड़े-बड़े गोले नज़र आएँगे। तो आप देख सकते हैं कहीं संसाधन में गैस अधिक है, कहीं पर संसाधन में गैस क्या है, कम है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस की ही तुलना किया गया है, इसमें भी हम आगे हैं और इस बार चाइना हमसे क्या है, पीछे आप देख सकते हैं। वहीं अगर आप दूसरे देशों की तुलना करें तो उनके पास हमसे कहीं गुना ज़्यादा गैस जो है अवेलेबल है। तो अब आप समझ चुके हैं कि ये चीज़ें क्या बता रहा है और क्या नहीं बता रहा है। अब थोड़ा भारत में आइए। भारत में ही अगर आप देखें तो कहीं कुछ संसाधन अवेलेबल है, कहीं कुछ संसाधन अवेलेबल नहीं है। उदाहरण के लिए आप देखें, अगर मैं झारखंड का बात करूं, मध्य प्रदेश का बात करूं, या छत्तीसगढ़ की बात करूं, ये 3 वैसे क्षेत्र हैं जहां पर क्या ज़्यादा है। इन प्रांतों में आपको खनिज ज़्यादा देखने को मिलेगा, कोयला ज़्यादा देखने को मिलेगा। झारखंड में ज़्यादा कोयला है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। और खनिज की बात करें तो खनिज में भी ये तीनों ही राज्य अग्रणी है। प्रचुर मात्रा में इनके पास भंडार है। वहीं दूसरे राज्य का उदाहरण लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी यहाँ पर पानी का कोई कमी बिल्कुल भी नहीं है। परंतु यहाँ पर किस चीज़ का कमी है? परंतु यहाँ मूल विकास की कमी है, यहाँ उतना ज़्यादा विकास नहीं हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश अपना यहाँ पर है, यहाँ ज़्यादा बढ़िया विकास नहीं हो रहा है। राजस्थान की अगर आप बात करें तो यहाँ पर पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में गर्मी पड़ती है, हवाएं बहती है, तो पवन ऊर्जा का बहुत संभावना है, सौर ऊर्जा का बहुत संभावना है। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा अच्छा यहाँ पर मिल जाएगा। कमी किसका है? कमी है जल संसाधन का। उसी प्रकार से लद्दाख की अगर हम बात करें, यहाँ से आप लकीर खींच दीजिए, ये लद्दाख बन गया। ये लद्दाख की राजधानी लेह है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। तो अगर मैं लद्दाख की बात करूं तो लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल क्या होता है? ये देखिए, ये है शीत मरुस्थल, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से होता है। और शीत मरुस्थल में क्या होता है? शीत मरुस्थल अन्य देशों, अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है, जिसके चलते यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत जो है बहुत ज़्यादा धनी है। तो सांस्कृतिक विरासत बहुत ज़्यादा धनी है, लेकिन यहाँ किसकी कमी है? जल की कमी है, आधारभूत संरचना की कमी है, अवसंरचना की कमी है, और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और प्रादेशिक एवं स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। यानी हमें संसाधन को सबको बराबर बराबर बांटना है। इसी चीज़ को कहते हैं नियोजन। अब नियोजन को और अच्छा से समझने के लिए पहले तो सवाल कीजिए कि नियोजन क्या है। तो इसका जवाब मैं दूंगा कि ऐसा एक उपाय ढूंढना है, ऐसा एक तकनीक ढूंढना है जिसके द्वारा संसाधनों का क्या हो सके, उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। यानी हमारे पास संसाधन तो है, लेकिन इसका उचित उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसके पास है वो ज़्यादा उपयोग कर रहा है और जिसके पास नहीं है वो कम उपयोग कर रहा है। वैसा अगर होगा तो उचित उपयोग नहीं होगा। तो वैसा ढूंढना है जिससे उचित उपयोग हो सके और सबको बराबर बराबर संसाधन प्राप्त हो सके। इसे ही हम क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन कहते हैं। अब हमें संसाधन नियोजन समझ गए। अब सवाल अगला होना चाहिए कि संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है। अगर मैं कहूँ कि ये जो झारखंड है, झारखंड, इसके पास कोयला ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँ? ये अपना ज़्यादा कोयला यूज करेगा। उसके बाद अगर मैं ये बोलूँ कि राजस्थान में पानी कम है, तो मैं क्या करूँ? ये तो आप नहीं कह सकते हैं। ऐसा अगर आप कहिएगा
तो गलत बात हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो जहाँ ज़रूरी है, जैसे मान लेते हैं कि झारखंड से अगर मैं यहाँ पर कोयला दे दूँ, कहाँ पर, राजस्थान में, जहाँ इसको कम है, और वहाँ पर जो चीज़ अधिक है उससे वापस हम क्या करें, ले लें। तो इस तरह से क्या होगा, दोनों की पूर्ति हो जाएगी एक ही जगह रहते हुए। उसी प्रकार से जैसे राजस्थान में दूसरी जो कमी है वह है जल की कमी है, और जो शीत मरुस्थल हमारा है वहाँ पर भी जल की कमी है और कुछ खनिजों की कमी है। तो ये जो जल की कमी, खनिजों की कमी है, उसकी पूर्ति हम यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि जिन संसाधनों की कमी है वो हम उसको दे देंगे, और वहाँ पर जो संसाधन है उससे अदला बदली कर लेंगे, जो संसाधन वहाँ पर अधिक है। इस प्रकार से दोनों की पूर्ति हो जाएगा। तो संसाधन का हम अगर अधिक से अधिक उपयोग करना चाहते हैं, बढ़िया से करना चाहते हैं, तो हमें संसाधन का नियोजन करना पड़ेगा। जैसे कि आपके लिए मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास खाली पेज होना चाहिए। देखिए ये मेरे पास खाली पेज है। आप समझिए कि 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, ठीक है। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। और 4 लड़के गए चोरी करने के लिए, चोरी करने। अब अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, और ये क्या चीज़ का चोरी करने गया, तो सुन लीजिए, वो आम का चोरी करने गया है, आम का चोरी। चलिए अब आपको समझ में आ गया आम चोरी करने गया है। अब इन 4 लड़कों में से जो चारों लड़के हैं, वो चारों लड़के एक बागान में अंदर जाते हैं, और उस बागान से क्या करते हैं, आम को चोरी करके लाते हैं। ये आप समझ लीजिए कि बागान है, और इस बागान से आम को चोरी करना है। इसके अंदर आम के पेड़ पड़े हुए हैं, पड़े हुए नहीं मतलब लगे हुए हैं, आम के पेड़ हैं। अब ये चारों ही लड़के इस जोखिम को अपने हाथ में लेते हैं, और इस बड़ी सी दीवार को तड़पते हैं, और क्या करते हैं, आम चुराने जाते हैं। अब इन 4 में से ये जो 4 लड़के हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 4 में से ये 3 लड़के जो हैं वो नीचे खड़े रहते हैं, 3 नीचे खड़े रहते हैं, और एक चढ़ता है पेड़ पे। अब ये लोग बाहर आ जाते हैं, ठीक है। बाहर आने के बाद ये जो 3 लड़के नीचे खड़े थे, इनमें से पहले वाले के पास 60 आम है, दूसरे वाले के पास 20 आम है, और इस तीसरे वाले के पास आम है 70। और अब ये जो आपको दिख रहा है, जो पेड़ के ऊपर चढ़ा था, इसके पास महज 10 आम है। अब आप टोटल बताइए कितने आम हो गए। अगर मैं कुल आमों की संख्या बोलूं, तो कुल आम हो गए 60 और 20 हमारा हो गया 60 और 20 80 हो गया, और 80 और 10 हो गया 90, 90 और 70 हो गया 160। यानी टोटल कुल आम हो गया 160। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप देखा जाए, ये व्यक्ति दीवार पर भी चढ़ा है, ये जो अकेला है दीवार पर भी चढ़ा है, प्लस ये पेड़ पर भी चढ़ा है, यानी इसने मेहनत ज़्यादा किया है। और अगर देखा जाए तो इसे ज़्यादा मिलना चाहिए, बट ये तीनों कह रहा है कि हम भी दीवार पर चढ़े हैं और हमने आम चुना भी है, हमने ज़्यादा मेहनत किया, हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। वैसा तो होना नहीं चाहिए। और अगर ये जो 60 आम है इसके पास अकेला रह जाएगा, तो यहाँ पर क्या संभावना हो सकता है? संभावना ये होगा कि ये जो चौथा है, ये हो सकता है कि चारों आम नहीं खत्म कर पाए, और सॉरी 60 आम नहीं खत्म कर पाए, और कुछ आम क्या हो जाए, बेकार पड़ जाए। तो इससे अच्छा ये होगा कि सब आम को मिला लिया जाए और सब आपस में बराबर बराबर बांट लिया जाए। तो 4 व्यक्ति है और 160 आम है, तो एक व्यक्ति के हाथ में कितने आम आ रहे हैं, 40 आम आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या समझे कि चारों ने बराबर बराबर मेहनत किया, और चारों को क्या मिला, 40-40 आम मिले। लेकिन एक व्यक्ति के पास अगर ज़्यादा आम चला जाता, तो यहाँ पर 2 संभावना होता। पहली संभावना तो ये होता है कि इतने सारे ये आम अकेला खा नहीं पाता, तो ये बर्बाद करता, और दूसरा, इन तीनों को इस बात का तकलीफ होता कि हमारे पास क्या है, ज़्यादा आम नहीं आ पाए। उनमें से सबसे ज़्यादा तकलीफ इन दोनों को होता कि हमें आम नहीं मिल पाया और हमने मेहनत बराबर किया। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि संसाधन अगर किसी के पास अधिक है, तो हो सकता है कि उसके पास संसाधन बर्बाद हो रहा है, और दूसरे को संसाधन का फायदा मिला भी नहीं। जैसे कि ये दूसरे नंबर के लड़के के साथ, और ये तीसरे नंबर लड़के के साथ, और ये पहले नंबर लड़के के साथ हो रहा है कि इनको संसाधन उतना मिला नहीं। जबकि ये जो दूसरे नंबर पर है, सेकेंड नंबर पर, ये देख सकते हैं, ये दूसरा, इधर से गिनती कर रहे हैं, तो ये जो दूसरा नंबर है और ये चौथे नंबर पर है, इसको ज़्यादा मिल रहा है, इसको आम ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन ये इन्होंने क्या किया है, मेहनत बराबर किया है, और इसके पास बेकार भी हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो
हमें अधिक से अधिक उपयोग करना है, संसाधन बर्बाद नहीं हो, संसाधन का अधिक से अधिक उपयोग हो सके। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संसाधन का नियोजन करना पड़ेगा। नियोजन का मतलब एक तरह से आप समझिए बंटवारा करना है एक तरीका से। और ये अगर ये तो छोटा चीज हो गया, मतलब कि ये तो आम का बंटवारा किया तो आपको बता दिए केवल बंटवारा करेंगे, लेकिन पूरे देश के आधार पर संसाधनों का बंटवारा करने के लिए हमें कई तरह के संसाधनों, कई तरह के और भी चीज़ों का जरूरत होता है। तो सबसे पहला चीज़ हम क्या सीखें कि हमें संसाधन नियोजन इसलिए जरूरी है ताकि हम अधिक से अधिक उपयोग कर सके। दूसरा है कि हमारा समय का बचत हो सके। और तीसरा है कि स्थिरता रहे। ऐसा नहीं कि जो संसाधन है वो स्थिर होना चाहिए, स्थिर का मतलब हमें लगातार मिलते रहना चाहिए। और साथ ही साथ कि संसाधन का एक व्यक्ति ज़्यादा उपभोग करेगा तो उनके लिए खत्म हो जाएगा, और कई व्यक्ति उसके लिए जो है नहीं मिल पाएगा, उनको मिल भी नहीं पाएगा। और कई तरह की समस्याएं हो सकता है, तो उन समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। और नियोजन करने से क्या होता है, एक बार नियोजन हो चुका है, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ कि 40-40 आम सबको मिलने वाले हैं, तो अब सिर्फ क्या करना है, निर्देश देना है कि 40-40 बांट लेना है। अब हमें कुछ करने का जरूरत है नहीं, हमने सारा गिनती भी कर लिया, अब सिर्फ निर्देश देना है। तो निर्देश देने का काम भी बड़े ही आसानी से हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। तो नियोजन क्या है और नियोजन क्यों जरूरी है, दो महत्वपूर्ण सवाल हम आपको बता दिए। अब आपको ये लिखना है कॉपी में, ठीक है। मैं बार बार आपको जब भी पढ़ाता हूँ तो आपको बोलता हूँ कि आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, ठीक है, ताकि जैसे ही आपको कोई सवाल मैं बताऊँ तो तुरंत आप उसे लिखते चलिए। जो भी जरूरी चीज़ें होता है मैं बताते चलता हूँ। दुनिया में कई तरह के संसाधन हैं, भारत में ही कई तरह के संसाधन हैं, कई तरह के खनिज है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कई तरह के खनिज है और इन खनिजों को हमारे लिए आवश्यक उपलब्ध कराना जो जरूरी है। इनके लिए हमें दो चीज करना पड़ेगा। सबसे पहला जो चीज करना पड़ेगा, देखिए आम का तो बंटवारा तुरंत हो गया, लेकिन आम के अलावा जो संसाधन है, खनिज है, उनका बंटवारा के लिए हमें जो सबसे पहली चीज करना पड़ेगा वो है फैक्ट्री। और दूसरा जो चीज होगा परिवहन होगा, परिवहन। तो इन दोनों के वजह से, इन दोनों की मदद से हम ये सारी चीज़ें संभव कर पाएंगे। अगर नहीं होगा तब तो संभव नहीं होगा। तो पहला तो आपको समझ में आ गया कि हमें फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, और दूसरा हमें किसकी जरूरत पड़ेगा, परिवहन की जरूरत पड़ेगा। परिवहन हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए इस चीज़ को समझिए संसाधन नियोजन के लिए। मान लेते हैं कि आपको कहीं पता चला कि कहीं पर बहुत ज़्यादा संसाधन उपलब्ध है। जैसे मान लेते हैं कि झारखंड है और झारखंड में बहुत ज़्यादा क्या है, कोयला है। तो झारखंड में कोयला इसे थोड़े ऊपर पड़ा होगा, जमीन के ऊपर, ये जमीन के नीचे होगा। ये हमारा जमीन है तो जमीन के नीचे पड़ा होगा, यहाँ पर कहीं पर कोयला होगा। तो ये धरती के नीचे जो कोयला है, इसको निकालने के लिए आपको कम से कम एक योजना बनाना पड़ेगा कि कैसे निकालना है। दूसरा, आपको औजार चाहिए होगा, क्योंकि बिना औजार का जमीन के नीचे से निकाला नहीं जा सकता है। और फिर आपको इसे फैक्ट्री जो है पहुंचाना पड़ेगा जहाँ पर इसकी जरूरत है। अब आप समझिए कि कोयला तो ठीक है, अब आप समझिए कोई लोहा मिल गया। तो लोहा जब मिलेगा, लोहा अयस्क मिलता है, हमें मिट्टी में मिला हुआ। तो लोहा जब मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा, इसे यहाँ से सबसे पहले निकालिएगा। निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, औजार चाहिए। लेकिन अब इस लोहा का प्रयोग तब आप कर पाइएगा जब आपके पास फैक्ट्री होगा। तो दूसरा जो चीज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए। और तीसरा जो चीज होना चाहिए, नया नया तकनीक होना चाहिए, ताकि आप क्या कर सके, और अच्छा बना सके। और इन सब चीज को चलाने के लिए कोई एक संस्था होना चाहिए, जो व्यक्ति है, जो ग्रुप है, जो उसकी बात को माने। और ये सारी चीजें जब हो जाएगा, जब आप कोई भी चीज पता चल जाएगा, जब आपके पास वो सारा संसाधन मिल जाएगा, अब संसाधन को रखना थोड़े है, संसाधन से हमें क्या करना है, विकास करना है। आपको विकास करना पड़ेगा। अब विकास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये फैक्ट्री से सामान, सॉरी माफ कीजिए, धरती के अंदर से लोहा निकाले, उसको फैक्ट्री में लेकर आए, उनसे कोई भी वस्तु बनाए, और फिर विकास के लिए भी एक संस्था बनाना पड़ेगा जो विकास करे। यानी कि हमारे लिए तीन काम जरूरी है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं संसाधन नियोजन के 3 सोपान। ओके ना। संसाधन नियोजन तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको ये 3 सोपान समझना है। तो पहला क्या है, सबसे पहले तो आपको यह करना पड़ेगा कि जहां कहीं भी संसाधन है, पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधन की पहचान कर उसकी तालिका बनाना है। पहले एक तो सूची बनाना है, सूची समझ रहे हैं ना, लिस्ट बनाना है कि कहाँ पर कितना संसाधन है। अब जहाँ कहीं भी अधिक संसाधन है और जहाँ कहीं कम संसाधन है, तो ये अधिक संसाधन उस कम संसाधन जहाँ पर अवेलेबल है वहां पर उसको पहुंचाना है, ताकि दो चीज हो सके। पहला चीज, ये जो ए स्थान है,
इसका विकास हो सके, इसका तो विकास होगा ही, और साथ ही साथ ये बी स्थान जहाँ पर कम संसाधन है इसका भी विकास हो सके। भारत एक बड़ा देश है, तो ए का अगर ए स्थान का विकास होगा तो बी स्थान का भी विकास होना जरूरी है। जैसे झारखंड में ज़्यादा कोयला मिलता है लेकिन बिहार में नहीं मिलता है, तो क्या हम बिहार कोयला नहीं देंगे? देंगे, ठीक है। और कहीं जहाँ कोयला नहीं मिलता है तो वहाँ कोयला पहुँचाएंगे कि नहीं? पहुँचाएंगे। क्यों? क्योंकि न केवल झारखंड का विकास करना है बल्कि भारत के अन्य वो सारे प्रदेश जहाँ पर इनकी ज़रूरत है वहाँ उनका विकास करना है। तो आपको ये तो समझ में आ गया, सबसे पहले तालिका बनाना है, सूची बनाना है कि कहाँ पर कितना संसाधन है। फिर हमको कौशल, टेक्नोलॉजी, संस्थागत ढांचा जिसके बारे में आपको बता रहा था यहाँ पर कि फैक्ट्री उक्ट्री लगाना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सके, उनको सही इस्तेमाल करके नियोजित ढांचा तैयार कर सके। और ये सारा चीज़ हो जाएगा तब हम इसको इस तरह से नियोजन करना है ताकि हमारा विकास हो सके, ठीक है। तो ये नियोजन और विकास के नियोजन के बीच में सही तालमेल बैठाना है ताकि सही विकास हो सके। इसे ही हम क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन के 3 सोपान कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि संसाधन नियोजन के 3 सोपान क्या है। मैंने आपको समझा दिया और एक अच्छा तरीके से शब्दों में लिख भी दिया है, तो आप इसे लिख लीजिए कॉपी में, संसाधन नियोजन के 3 सोपान। संसाधन नियोजन 3 सोपान हो गया। अब आपसे परीक्षा में यह प्रश्न पूछेगा कि संसाधन नियोजन तो आप समझ गए, लेकिन इसके लिए शुरुआत कब से किया गया भारत में? तो इसकी शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में शुरुआत हो गया है, यानी 1951 से 1956 में ही इसकी शुरुआत हो गई है। और आज हम लोग 2023 में जी रहे हैं, यानी इसकी शुरुआत बहुत समय पहले हो गई है। इसको हम बोलते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही। अब आइए उपनिवेश, उपनिवेश पर चर्चा करते हैं। उपनिवेश का मतलब होता है जब हमें अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। अब अंग्रेजों ने जो नीति अपनाया, जो नियम अपनाया, जो कानून लागू किया, उसे समझिए। सबसे पहले उन्होंने संसाधन को खोजा कि संसाधन कहाँ पर है, और फिर उन्होंने लगाया फैक्ट्री। दूसरा जो काम किया उन्होंने फैक्ट्री लगाया, और फिर तीसरा जो काम किया वह है परिवहन। परिवहन का मतलब क्या हुआ, फैक्ट्री से जो सामान बना उसको एकदम जहाज में एकदम लादा और फिर वो उसको जो है ब्रिटेन ले गया। तो आप देख रहे हैं ना कि संसाधन को सबसे पहले खोजना है, फिर उसकी सूची बनाना है, और फिर हमें दूसरा जो काम करना है वो फैक्ट्री लगाना है, और तीसरा जो काम करना है वो परिवहन है, तब हमारा विकास हो सके। हम ब्रिटेन नहीं लेंगे बल्कि हम अपने भारत में ही अलग अलग स्थानों तक बांटेंगे। तो ये काम किसने किया था? अंग्रेजों ने भी किया था, औपनिवेशिक काल में भी हुआ था। तो हमें भी वही करना होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक का विकास करना पड़ेगा ताकि हम इसे और ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सके, बढ़ा सके। जैसा कि हमारे देश में है, तकनीक धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, फैक्ट्रियाँ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और परिवहन भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये सारा चीज़ संभव किसके चलते हुआ है? संसाधन नियोजन के चलते हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गया कि विकास में योगदान कैसे हो सकता है संसाधन का। तो देखिए यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखा है कि जब औपनिवेशीकरण हो रहा था, यानी कि जब देश में अंग्रेज थे, तो देश ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है फैक्ट्री के सहारे, उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया था। उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया था, यानी उन्होंने हमारे संसाधन को लूटा था। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकता है जब वहाँ पर क्या हो, उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास हो, यानी फैक्ट्री हो। सॉरी। तो संसाधन का विकास करने के लिए आपके पास फैक्ट्री होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और केवल फैक्ट्री से नहीं बल्कि संस्थागत परिवर्तन भी करना चाहिए। वैसे संस्था बनाना है, नए नए टेक्नोलॉजी आएंगे तो उनको भी करना है, और ये अलग अलग चरण में होगा। अलग अलग चरण का मतलब जैसे कि मैंने आपको 3 सोपान बताया, तो ऐसा थोड़े है कि जो लोहा है वो धरती के अंदर पड़ा रहेगा और आप फैक्ट्री चला दीजिएगा। नहीं, पहले आपको लोहा निकालना पड़ेगा, फिर आपको उसको फैक्ट्री में पहुंचाना है, और फिर आपका फैक्ट्री चलेगा। यानी कि ये अलग अलग चरण में होगा। भारत में भी तभी इस चीज़ को संभव है। अतः हम कह सकते हैं कि अगर भारत में विकास लाना है, समानता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्य संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं, बल्कि इसमें किसका योगदान है? प्रौद्योगिकी पर। अगर आपके पास बहुत सारा संसाधन उपलब्ध है तब भी आप तरक्की नहीं कर पाइएगा जब तक आपके पास फैक्ट्री नहीं होगा। मान लीजिए कि आपके पास तेल का कुआं है, तेल का क्या है? कुआं है, और आप एक ऐसा गाड़ी चला रहे हैं जो माइलेज ही नहीं दे रहा है, वो प्रति मिनट, घंटा छोड़िए, प्रति मिनट पी रहा है 300 लीटर तेल। अब बताइए
क्या तरक्की कर पाइएगा? नहीं। यानी कि आपके पास तेल का कुआं है, लेकिन वो तेल गाड़ी में माइलेज ही आपका ज़्यादा है, 300 लीटर प्रति मिनट तेल पी रहा है। आप कुआं भी लगा दीजिए, जनरेटर लगा करके, जनरेटर बोल रहे हैं, मोटर लगा करके तेल डालिएगा गाड़ी में ना, तब भी आपका गाड़ी किसी काम का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप प्रौद्योगिकी में पीछे हैं। यानी कि आपको एक ऐसा गाड़ी चाहिए, एक ऐसा नया टेक्नोलॉजी वाला गाड़ी चाहिए जो ज़्यादा माइलेज दे, तब वो तेल का कुआं आपका किसी काम का आएगा। अगर आपके पास तेल का कुआं भी है और 1 मिनट में 300 लीटर तेल पी रहा है, तब आप वो गाड़ी कहीं चला पाइएगा। इसीलिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि आपके पास प्रौद्योगिकी हो, मानव संसाधन की गुणवत्ता हो, यानी कि मानव जो है उसमें भी तरक्की करना है। तो मानव को तरक्की कैसे करवाएंगे? उसमें शिक्षा डालना पड़ेगा और ऐतिहासिक अनुभव का योगदान हो, यानी इतिहास से कुछ चीज़ें हमें सीखना पड़ेगा। इतिहास में क्या गलती हुआ, नहीं हुआ, किस प्रकार से वो संसाधन का प्रयोग करते थे और हमें किस प्रकार से करना है, ये सारा चीज़ होगा, तब जाकर के विकास में योगदान होगा किसका? संसाधन का। ये सारी चीज़ें संसाधन नियोजन से जुड़ा हुआ है। अब जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वह है संसाधन संरक्षण। मैं आपको बता चुका हूं कि आपको इस पूरे चैप्टर में 3 बार संरक्षण पढ़ना है, आप याद रखिएगा, और तीनों संरक्षण अच्छा से लिखिएगा। मैं आपको लिखाऊंगा और उस तीनों को आप अच्छा से याद कर लीजिएगा। पहला क्या चीज पढ़ाएंगे हम आपको? संसाधन संरक्षण, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी। दूसरा जो चीज पढ़ाएंगे वह है भूमि संरक्षण, जो आने वाले टॉपिक्स हैं। और तीसरा जो पढ़ने वाले हैं आप, वो है मृदा संरक्षण। ये पहला अभी पढ़ा रहे हैं और ये 2 आने वाला है। तो संरक्षण 3 बार है, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ऐसा मत बोलिएगा कि सर संरक्षण पढ़ा दिए हैं, इसमें आपको 3 बार पढ़ना है। संसाधन संरक्षण का मतलब क्या होता है? संसाधन संरक्षण यहाँ पर गलती से 2 बार लिखा गया, 1 बार लिख देते हैं। संसाधन संरक्षण का मतलब होता है बचाना, संसाधनों का उचित प्रबंधन, ताकि ये जो हमारे पास जल है, ये जो भूमि है, ये जो वनस्पति है, ये जो मृदा है, इस प्रकार से प्रयोग करना कि भावी पीढ़ी, यानी जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले जो दुनिया में बच्चे हैं, उनकी जरूरतों का भी ख्याल रखा जाए, संसाधन संरक्षण कहलाता है। ऐसा नहीं कि हम सारे जंगल को खत्म कर दे, सारे पानी को खत्म कर दे, सारे जल को प्रदूषित कर दे, सारे मृदा खराब कर दे, ताकि आने वाले बच्चे बिल्कुल भी उसके तरह हो जाए। जैसे कि आपको एक उदाहरण देते हैं ना, यहाँ पर देखिए, सॉरी आगे आ गए, देखो नदी का उदाहरण देते हैं। ये वाला हम पहले भी दिए थे, अभी भी दे रहे हैं। हम लोग नदी को इतना गंदा कर दिए हैं, इतना गंदा कर दिए हैं कि आने वाली पीढ़ी को नदी देखने को नहीं मिलेगा, उसे गंदा नदी देखने को मिलेगा। तो हमने नदी को प्रदूषित कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? उसे नदी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमें बचाना है। अब संसाधन संरक्षण के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास कैसे होगा? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका था। ये सवाल इसलिए यहाँ पर डाले हैं ताकि आपको इन दोनों में अंतर पता चल सके। तो ये सवाल आप लिख लीजिए कॉपी में कि संसाधन संरक्षण क्या है। ठीक है, ये एक बार लिखना है संसाधन संरक्षण, और फिर सतत पोषणीय विकास आप तो पहले ही लिख चुके हैं। तो यहाँ पर संसाधन संरक्षण भी मैंने आपको बता दिया और ये जो चौथा पार्ट है ये खत्म हो गया। अब जो अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, 5वां पार्ट, और 5वें पार्ट में हम लोग और भी चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ऐसे और बेहतर वीडियोज़ के लिए हमें हमारा सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप लास्ट तक देखें तो आपका बहुत बहुत